गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करता हूं आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा पे। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि CBSE का हिंदी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो आज हम लोग हिंदी की एक आत्मकथा मतलब जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथा लेकर आए हैं कि ये बताते हैं कि किस तरह कोई भी अपने जीवन के बारे में कोई कैसे कुछ लिखता है। हमसे तो लिखा ही नहीं जाता है। अपने जीवन के बारे में किसी को बताइएगा तो वो सिर्फ आपकी मजाक उड़ाएगा, आपकी बातें को समझेगा, थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगा और फिर आपकी वह कहानियों से मजाक ही उड़ाएगा। इसी चीज के बारे में यह लिखते हैं, लेकिन इनकी भाषा हिंदी नहीं है। इस वजह से आपको थोड़ी तकलीफ होगी, जिसे हम हिंदी में करके आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करेंगे। तो मित्र बताते हैं, सर्वप्रथम एक कहानी और सुने होंगे, आत्मकथा, एक बहुत ही इमोशनल कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। उनकी कहानी भी कुछ इसी प्रकार है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जब सरकारी विद्यालय में पढ़ने को जाते हैं तो वह उन्हें पढ़ने से रोक दिया जाता है। उन्हें बेंच से नीचे बैठाया जाता है, बेंच के बाहर बैठाया जाता है। बेंच के बाहर बैठाया जाता है क्योंकि वो उनको पढ़ने में दिलचस्पी था और वो पढ़ना चाहते थे, तो खिड़की की मदद से पढ़ रहे थे। वह एक ऐसे परिवार से आते थे जो कि जैसे किसी का मर्गी होता है तो उनका सुबह भोज होता है 12 दिन बाद, यानी कि 12वां दिन। तो उस भोज से उसकी माँ जूठा उठाने का कार्य करती थी और वह अपनी कथा जूठन लिखे हैं। वह जूठन में मतलब जयशंकर प्रसाद जी की कहानी से उनकी कहानी में एक ही भिन्नता है, आत्मकथा। इनकी आत्मकथा है और उनकी आत्मकथा। तो वो जूठा उठा करके जीवन यापन करते हैं, जीवन चलाते हैं। लेकिन आपको बता दें मित्रों कि जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी उतना ही तक नहीं रुकते हैं। उनके पिताश्री जो है जानवरों जो मरते हैं उनके चमड़े चीर करके बाजार में बेचते हैं और उनसे जो 10-15 रुपए होते हैं उनसे उनकी परिवार चलता है, उनसे उनका परिवार चलता है। और वह अपनी आत्मकथा को जूठन नामक एक कहानी में लिखे हैं। गूगल पे सर्च कीजिएगा या यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा जूठन, तो आपको इनकी आत्मकथा, एक भयभीत कर देने वाली आत्मकथा आपके सामने आएगी। तो हम लोग ये कभी कहते हैं, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि कोई कैसे अपने बारे में लिखते हैं। जैसे इन्हीं की बात रह गया ओम प्रकाश जी का, तो इन्होंने बहुत सारा जीवन में संघर्ष किए, बहुत सारे जीवन में मेहनत किए, संघर्ष किए और आखिरकार ज्ञान को प्राप्ति किए, एक राइटर बने। यह भी जयशंकर प्रसाद जी भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आइए इनकी बारे में जानते हैं और इनकी जो ब्रज भाषा में लिखी हुई एक काव्य खंड है उन्हें हम समझते हैं। तो मित्रों, आज की बता दूं कि ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में ही शायद इस चैप्टर का समाप्ति हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा तो पार्ट 2 में कराया जा सकता है। उसके बाद क्षितिज का ये चौथा चैप्टर है। 3 चैप्टर पढ़ा दिया गया है जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। 3 चैप्टर पढ़ा दिया गया है और व्याकरण का पार्ट 1 खत्म कर दिया गया है, जहां आपको पद परिचय से रूबरू कराया गया है, अलंकार से रूबरू कराया गया है, वाच्य से रूबरू कराया गया है और वाक्य से रूबरू कराया गया है, जो आप जा करके वहां पर देख सकते हैं। हमारा लाइव सेशन में प्ले जाइएगा और वहां से प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी पे क्लिक कीजिएगा, हिंदी में सारा हिंदी मिलेगा। संज्ञा सर्वनाम, पद परिचय में जरूरी है संज्ञा सर्वनाम, तो उस चीज सब कुछ मिल जाएगा। तो आप अगर देख रहे हैं तो एक बार हमारे साथ व्याकरण भी जोड़ के देखिएगा, कितना मजा आता है आपको। जो जी मुन्नी देवी जी, हेलो मुन्नी जी, भोजपुरी मुठ, हेलो सर जी। तो उसके बाद हम लोग उसी कहानी को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मित्रों, आज की इनकी जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यही है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी यही आपको जो दिख रहे हैं फोटो में। जीवन परिचय इनका, हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ साहित्यकार एवं कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनका जन्म 1889 में हुआ था। इनका जन्म 1889 में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद जी तंबाकू एवं सूती
श्रुति का व्यापार करते थे। श्रुति मतलब खैनी और तंबाकुल का व्यापार करते थे। खैनी और का दुकान देखिएगा हर जगह पे पूरे भारत में फैला हुआ है, हर जगह पे आपको मिलेगा। तो इनके पापा का कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, यह थोड़ा सा बिजनेस करते थे। इनके पिताजी का नाम कभी कभी पूछ दिया जाता, तो देवी प्रसाद। तो इसके लिए देवी प्रसाद के लिए आप एक ट्रिक, जैसे फिर हेरा फेरी मूवी भी देखे होंगे, कौन देवी प्रसाद, गल रॉन्ग नंबर है, इस तरह से याद रखिएगा। तो देवी प्रसाद जी, और इनका सन 1889 में जन्म हुआ था। व्यापार करते थे, वे धनी होने के साथ साथ बड़े उदार हृदय एवं धर्म परायण व्यक्ति थे। प्रसाद जी के पिता तथा बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवास हो गए थे। बड़े भाई का और इनके पिताजी का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। नीरज जी गुड इवनिंग। हाँ, 12th का नहीं, सीबीएसई 10th क्लास का है, कोर्स ए का है। अल्पावस्था में बड़ी लाड़ प्यार से पले प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा। बताइए, किसी के घर में ऐसे संकट है, उनके पिताजी कम उम्र में ही उनके साथ छोड़ दिया जाए तो घर की पूरी जिम्मेदारियां अपने कंधों पे लेने पड़ती है। और एक अगर आप कहीं शहरों में रह करके पढ़ रहे हैं तो एक रूम चलाने के लिए कितना प्रकार का टेंशन रहता है आपके दिमाग में, इससे आप समझ सकते हैं कि एक घर चलाने के लिए कितनी टेंशन होती है। चलिए, उन्होंने विद्यालय छोड़ दी, शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली तथा संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किए। तो पूछ देता है कभी कभी कि इनको कौन कौन से चीजें आती थी, कौन कौन भाषाएं आती थी, तो आप बता सकते हैं कि अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली संस्कृत भी का ज्ञान इनको प्राप्त था। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1937 1937 में 48 साल के उम्र में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 10th है जी, मुन्नी देवी जी 10th का है। और अब कोई भी है तो एक कहानी पढ़िए, बहुत ही मजेदार कहानी है। इनकी प्रमुख रचना कभी कभी पूछी जाती है, तो प्रसाद जी के प्रमुखी रचना है, उन्होंने कुल 27 रचना की है। तो जयशंकर प्रसाद की कितनी रचनाएं हैं जी? 27 कुल रचनाएं हैं। इसमें से नाटक विशाख भी है, सज्जन, करुणल, मतलब ये सारी नामे हैं। काव्य ग्रंथ इनका है चित्रधार, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर, महाराणा का महत्व। काव्य की विशेषता है, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य में छायावाद के का द्वार खोले हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी कैसे कवि थे? तो छायावादी कवि थे। जयशंकर प्रसाद जी कैसे कवि थे? छायावाद कवि थे। आगे बढ़ जाए, तो आगे बढ़ते हैं। और इनके जो लिखे हैं ये ब्रज भाषा में, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, उनके बारे में उनका अध्ययन करते हैं। उनकी कहानियां, उपन्यास, कविता जैसी रचना होती है। उनकी भाषा शैली, प्रसाद जी की कविता का आरंभ भाषा ब्रज भाषा से हुई। कौन भाषा से जी? ब्रज भाषा। शुरू में ही बताया आपको, ब्रज भाषा में किया। उसके बाद उन्होंने खड़ी बोली में रचना करना आरंभ कर दिया, खड़ा बोली में। और उनकी भाषा प्रौढ़ खड़ी बोली है, जिसमें कि संस्कृत के तत्सम शब्दों का बहुमूल्य है। तत्सम, तद्भव, लट लकार, लोट लकार, ये सब आपको संस्कृत में मिलते हैं इनकी भाषा में। अब चलते हैं हम लोग इनकी कहानी की ओर, और ये क्या लिखते हैं देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। कहते हैं मधुप। मधुप का मतलब हो गया भौरा, भौरा। मधु, 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 जिससे मध निकलता है। मधु गुनगुना कर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी। कहते हैं मधु आते हैं तो मधु गुनगुना करके अपनी कौन सी कहानी कह जाते हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कभी कहते हैं कि जिस तरह से भौरों आकर के गुनगुना करके कान में कुछ आकर के कह जाते हैं, इस तरह से हम अपने बारे में आपको क्या कहें, अपने बारे में क्या कहें। और मुरझाकर गिर रही है पत्तियां देखो कितनी आज घनी, कहने का मतलब है पत्तियां जो होती है, पत्ती पेड़ की जो पत्तियां मुरझाकर गिर रही है, अपने बारे में अपने पर लेते हैं। कहते हैं कि
कान में आ करके भौरा गुनगुना करके क्या कह जाता है, और कितनों की कहानियां सुन करके जैसे पत्तियां मुरझा करके गिर जाती है। आगे लिखते हैं, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कहते हैं कि ऐसे ऐसे अपने बारे में अपनी आत्मकथा को रखने वाले इस दुनिया में असंख्य लोग, असंख्य मतलब हजारों लोग का जीवन का इतिहास दबा हुआ है, जिनका जीवन एक संघर्ष से शुरू हुआ है। चालू हुआ है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब कहते हो कह डालो दुर्लता अपनी बीती। कहते हैं कि कुछ राइटर हैं, कुछ लेखक हैं जो अपनी उपन्यास तो लिख जाते हैं, अपनी दुख दर्द पीड़ा लिख जाते हैं, और हम अपनी भी दर्द पीड़ा, तुम कहते हो कि हम अपनी दर्द पीड़ा लिख जाएं, हम अपनी दर्द पीड़ा लिख जाएं। व्याकरण कब चालू होगा सर? तो व्याकरण के लिए मेरे मित्र अब जनवरी में आपको आवेदन पत्र लिखना सिखाएंगे। आगे कहते हैं, कह डालूं अपनी दुर्लभता, अपनी कहानी को हम कह डालूं, जो कहते हैं तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे गागर रीत। कहते हैं हमारी कहानी को, हमारी आत्मकथा को सुन करके तुम सुख पाओगे, हमारी आत्मकथा के सुन करके तुम क्या पाओगे जी? तो तुम सुख पाओगे, और सुख पाओगे और थोड़ी देर में इसे भुला करके अपनी रीति रिवाज में मस्त हो। आगे कहते, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस लो और अपनी भरने वाले। कहते हैं कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं है कि मुझसे सारी कहानियां सुन करके मुस्कुरा करके उसमें मग्न हो करके और तुम अपनी कहानी लिख दो। आगे इनका हिंदी में आया है, व्याख्या आया है, क्या कहते हैं वो खुद जैसे बोले वो वैसे ही लिखा हुआ होगा, हम आसान भाषा में। देखिए लिखते हैं, कवि कहते हैं कि मन रूपी भंवरा गुनगुनाकर न जाने अपने जीवन की कौन सी कहानी कह जाता है, अर्थात यह मेरी आत्मकथा मेरे जीवन की सुख दुख की उन सभी स्थितियों में समय का उजागर करती है। स्मृतियां मतलब समय का उजागर करती है, जो आज भूतकाल बन चुकी है। भूतकाल मतलब जो बीत चुकी है, पास्ट टेंस बन चुकी है। आज अनेकों पत्तियां मुरझाकर गिरता हुआ देखी जा सकती है, आज अनेकों पत्तियां मुरझाकर देखी जा सकती है। वर्तमान में परिस्थितियों इतनी प्रतिकूल है कि अभिलाषा रूपी पत्तियां नष्ट होती जा रही, होती प्रतीत हो रही है। इस गहरे अंतहीन विशाल साहित्य रूपी आकाश में असंख्य लोग के जीवन का इतिहास अंकित है। कहते हैं इस आकाश जो दिख रहा है, नीला गगन जो दिख रहा है, इस गगन में असंख्य लोग, असंख्य बोले तो लिमिटेड, हजारों लोग ऐसे हैं जिनका जीवन जो है इस तरह की कहानियों से भरा पड़ा है। आगे लिखते हैं, वे सब अपनी आत्मकथा लिखकर खराब एवं निंदनीय ढंग से अपना मजाक उड़ाते रहते हैं। कहते हैं जो किसी के भी बीतता है, जो किसी के बारे में बीतता है, उसे लिख करके सब अपने आप को मजाक उड़ाते रहते हैं। देखिए यह एक सच्चाई भी है, हम हो, आप हो, या कोई और है, उसमें आप अगर अपनी गरीबी की कहानियां बताइएगा, अपने संघर्ष के दिनों की कहानियां बताइएगा, सबसे ज्यादा गरीबी और मजबूरी, जब भी आप अपनी मजबूरी की कहानी बताएंगे तो लोग आपके मजाक ही उड़ाएंगे। झुक झुक कर सीधा हुआ हूं मैं, अब झुकने का शौक नहीं, अपने हाथों से रचा स्वयंवर, अब मर मिटने का खौफ नहीं। तुम जब जब मुझे आग की भट्टी में झोंकोगे, मैं तपकर बाहर निकलूंगा, और मैं तपकर बाहर निकलूंगा। इस
पंक्ति का अर्थ क्या समझे कि बहुत झुक लिए, बहुत झुक लिए, वो पुष्पाराज ने नहीं, झुकने का मतलब है कि बहुत बात मान लिए, बहुत कुछ सुन लिए, अब नहीं सुन पाएंगे, अब नहीं सह पाएंगे। तुम जब जब मुझे हालातों की भट्टी में झोंकोगे, हालातों की भट्टी मतलब जब जब मुझे तुम मजबूरी में झोंकोगे, गरीबी में, मजबूरी में, लाचारी में झोंकोगे, तब मैं तपकर सोना बनकर निकलूंगा, तब मैं तपकर सोना बनकर निकलूंगा। तो मजबूरी सुनाइएगा तो वहां पे आपको हाँ में हाँ मिला के सुन लेगा, और वही आदमी, वही गरीबी आप अपना सुनाइए, वही गरीबी के आगे चल के अगले से दूसरा दिन आपका हर कोई मजाक उड़ाने। इसलिए अपनी मजबूरियों पे काम कीजिए, दुनिया को मत बताइए कि मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है। खाने के लिए रोटी नहीं है तो आप अपना हाथ चलाइए। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं आप अपना हाथ चलाइए, पेट चलाने के लिए कार्य कीजिए, ना कि किसी के सामने हाथ फैलाइए। चलिए आगे क्या लिखते हैं, कहते हैं इस तरह मजाक होने पर मेरे मित्रों आप यह कहते हैं कि मैं अपने जीवन की कमजोरियां एवं गलतियां सबको बता दूं। सही कहते हैं, क्या कमजोर होने पे हम अपनी जीवन गलतियां आप बताइएगा कि काश हम पढ़ लेते उस समय तो आज हम जॉब कर रहे होते, आज यहाँ पे काम कर रहे हैं। वही सुन करके समझ करके आगे आपसे थोड़ा बहुत झगड़ा होगा तो कहेगा काहे न पढ़नी, क्यों नहीं पढ़ा। इस चीज के लिए आपको मजाक उड़ाया जाएगा। मेरे जीवन के घड़े खाली देखकर वह सुनकर तुम्हें सुख एवं प्रसन्न की अनुभूति होगी, सुख एवं प्रसन्नता की अनुभूति होगी। मेरे कहानी को सुनकर, मेरी मजबूरियों को सुनकर, जीवन के अर्थार्थ एवं कमियों को जानकर तुमको आनंद एवं सुख मिलेगा। परंतु ऐसा न हो कि मेरी विडंबना मतलब परिस्थितियां को सुनकर तुम अपने आप को जीवन की कमियों को दोषी समझने लगो और मेरे अभाव एवं कमजोरियों में आनंद लेकर अपनी कमजोरी दूर कर लो और अपने जीवन में सुखी हो जाओ। समझ गए जी ना, अच्छे से इनकी तथ्य की कहानी को आपको समझाया। चलिए अब इनका नेक्स्ट क्या लिखते हैं ब्रजभाषा में, उसके ओर बढ़ते हैं। देखिए लिखते हैं, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि अरे मेरे सरल जीवन आत्मकथा है, मेरा सरल सा जीवन है, मेरी विडंबना कह करके मैं क्यों मजाक उड़वाऊं, अपना हंसी क्यों उड़वाऊं, भूले अपनी प्रवचना औरों को दिखलाऊं मैं। कहते अपनी जो भी अपना मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, इस प्रकार काम करने के लिए सहमत नहीं हूं। मैं जीवन के उस पहलू को बता करके अपना मजाक उड़वाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, सुख के दिन, उज्जवल गाथा बोले तो सुख के दिन को मैं कैसे कहूं, मधुर चांदनी रातों की, मतलब जिस समय मैं सब कुछ सुख संपत्ति था उस समय की बातों को हम कैसे कहें। अरे खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, कहते हैं वो सुखी संपत्ति, वो दिन को हम कैसे आपको बताएं। आइए जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि अरे मेरे सरल जीवन आत्मकथा की यह विडंबना है कि उसमें जीवन के सभी पक्षों को सीधे एवं सरल रूप से चित्रण किया गया है। देखिए आपको बताया शुरू में ही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी किस तरह से अपने जीवन के बारे में लिखते हैं कि उनके एक क्या बोलते हैं गाय किसी के यहाँ मतलब चमड़ा चीरने का कार्य करते थे गांव में, और एक बार वो नहीं थे उनके पिताश्री गांव में और चमड़ा चीरने का कार्य कर रहे थे। चमड़ा चीरने का कार्य उनके पिताश्री करते थे लेकिन वो नहीं थे, उनके चचा थे जो नशेड़ी थे, नशेड़ी नशा करते थे। और वो उनके घर आया कि मेरा जानवर मर गया है, कोई गांव वाला जल्दी वहां से हटाओ। तो जल्दी वहां से हटाने के लिए उनके चचा गए उनके साथ और चमड़ा चीरने के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को छुरी दे दिए और कहें कि आप चीरिए, तुम चीरो और ले चलो, और उनपे ही सर पे लाद दिए, लाद दिए। तो इस तरह से वो अपनी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपनी मजबूरियों को लिखे हैं, लेकिन यहाँ ये अपनी मजबूरी को नहीं लिखते, चित्रण किया जाता है तथा लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, वो हंसते हैं। मैं इस प्रकार का काम करने के लिए सहमत
नहीं हूं। इसके माध्यम से मैं अपने जीवन में प्राप्त होने वाले धोखों को भूल जाऊं या दूसरों द्वारा किए गए धोखों कार्यों का वर्णन करूं। मैं अपने जीवन के सुखद एवं स्वच्छ की कहानी किस प्रकार वर्णित करूं। जीवन में खुलकर खिलखिलाकर हंसने की बातों को उल्लेख कैसे करूं। और जब जब मैं खुलकर हंसने और खिलखिलाने की बात करते हैं तब तब कोई न कोई समस्या आ जाती है। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कहते हैं स्वप्न मतलब सपना। हमको वह सुख कहां मिला जिसकी वजह से हम सपना से जागे। अलिंगन में आते मुस्काए करे सो जो भाग गए। कहते हैं कि मेरे जीवन में केवल दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा ही मिला। और कहते हैं पीड़ा ही मिला। सुख सपने में ही आकर चले जाने लगा। कभी कोई ऐसा लगता है कि सुख रूपी बालिका कोई आती है और मुस्कुरा करके वह चली जाती है, मुस्कुरा करके चली जाती है। जिसके अरुण कोपलों की मतवाली सुंदर छाया में उसका प्रेम झलक रहा है। जैसे उसकी लालिमा युक्त उनकी गालों में अनुरागी उषा लेती निज सुहाना मधुमाया में। कहते हैं उनकी सुंदरता की छाया में प्रेम भरी सुबह उस मधुर माया में अपनी मुस्कान देती। समझ गए पंक्ति का उदाहरण। इस पंक्ति का अर्थ भावार्थ नीचे लिखा हुआ है, देखिए समझिए। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि उन्होंने स्वप्न में जिस सुख को प्राप्त करने के लिए जागृत हुआ, उन्होंने स्वप्न में जिस सुख को प्राप्ति करने के लिए जागृत हुआ वह सुख उसके जीवन में कभी नहीं मिल सका। यथार्थ जीवन में सदैव कष्ट, पीड़ा, दर्द मिला। सपने में ही आकर चले जाना कवि को ऐसा लगता है जैसे सुख रूपी बालिका युवती मुस्कुराकर उसकी ओर आलिंगा करने हेतु आ रही हो तथा बीच में ही उसका स्पर्श किए बिना भाग जाती हो। क्या बाहुबली देखे हैं? बाहुबली में देखे हैं किस तरह से बाहुबली का बेटा जो नीचे रहता है वो पहाड़ पर चढ़ता है, एक सुंदरी आती है और यहाँ चढ़ती है वहां चढ़ती है, उछल के उनके छूने के चक्कर में हर जगह पे कूदते फांदते ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो इनको लगता है कि सपने में जैसे कोई सुंदरी आ रही है और वो उनको टच करना चाहते हैं, टच करने से पहले गायब। कवि के अनुसार सुख रूपी इस बालिका के सपने में ऐसा साक्षात्कार हुआ जैसे उसकी लालिमा युक्त गालों से उसका प्रेम छलक रहा हो। कवि के जीवन में सुख के क्षण तो आए परंतु उनका उपभोग करने से पहले वे समाप्त हो गए। जिसके लाल गालों की मदमस्त कर देने वाली सुंदरता की छाया में प्रेम से भरी सुबह उसे मधुर माया में सुहाग की लाली थी। समझ गए? इस पंक्ति के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक के पथा की। कहते हैं उसकी स्मृति, उनकी स्मृति मतलब हो गया यादें। उनकी यादें एक क्या बने हैं तो उनकी यादें सुख के सपने में ही थे। उनकी यादें जीवन के रास्ते में थके हारे हुए यात्री के लिए सहारा बन गए हैं। उनके जीवन में जो थके हारे यात्री के लिए क्या बन गए हैं तो सहारा बन गए हैं। जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की, मेरे दर्द को उधेड़ करके क्यों, उधेड़ कर मतलब उड़ेच के क्यों देखोगे तुम मेरे दर्द को। छोटे से जीवन में कैसी बड़े कथाएं कहूं आज कहूं। छोटा सा मेरा जीवन है, इतना सा जीवन है, बड़ी बड़ी जो मेरे साथ कथाएं हुए हैं, मेरे साथ जो विपताएं आए हुए हैं उसे मैं क्यों कहूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों को सुनता और मैं मौन रहूं। मैं सबकी आत्मकथा को सुनूं और मैं खुद चुपचाप रहूं। क्या यह अच्छा नहीं होगा?
कवि सवाल पूछ रहे हैं। आगे कहते हैं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कहते हैं तुम जो सुनने के लिए या लिखने के लिए मैं लिखूं, तो मेरी आत्मकथा को सुन करके तुम क्या करोगे? तुम मेरी आत्मकथा को सुन करके भला क्या करोगे? अभी समय भी नहीं, थकी सोई मेरी मौन व्यथा। कहते हैं अभी समय भी नहीं है और मेरी थकावट, मेरी दर्द दुख सब सोई हुई। इसकी पंक्ति को हम हिंदी में समझ लेते हैं और यह लास्ट शायद पंक्ति है, हाँ लास्ट पंक्ति है, और इसके साथ यह चैप्टर हो जाएगा समाप्त। इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर जो भी बनेंगे बस यही एक पंक्ति दे देंगे, यहां से यहां तक इनकी व्याख्या करें। बस 5 नंबर में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जीवन के जो सुखद सपने में थे उनकी यादें जीवन के रास्तों में थके हारे हुए यात्री के लिए सहारा बन गई है। आप मेरी गुदड़ी के सिलाई को उधेड़ कर उसके भीतर क्या देखोगे? अर्थात आप मेरे अंतर्मन में झांकने का कोई कारण तो बताइए। मैं अपने इस छोटे से जीवन में घटित होने वाली बड़ी बड़ी कहानियां को आज किस तरह वर्णन करूं? सवाल पूछ रहे हैं कवि। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। मेरा जीवन छोटा है परंतु इसे सुख दुख एवं विडंबना की कहानियां बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी है। आगे कवि प्रश्न करता हुआ पूछता है कि क्या यह ठीक होगा कि मैं दूसरों की कहानी को सुनूं? कवि प्रश्न करते हुए कहता है क्या यह ठीक नहीं होगा कि मैं दूसरों की आत्मकथा को सुनूं, उनकी आत्मकथा को पढ़ूं, लेकिन मैं खुद खामोश रहूं? मैं क्यों लिखूं? लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मैं क्यों लिखूं आत्मकथा? यह ठीक नहीं होगा कि मैं दूसरों के जीवन कथाएं सुनता रहूं तथा स्वयं के विषय में चुपचाप रहूं। तुम मेरे जीवन की सरल एवं सीधी सादी कहानी सुनकर क्या करोगे? मेरी कहानी एक साधारण आदमी की कहानी की तरह ही है, इसलिए उसे सुनकर तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, अपितु तुम्हारा समय ही बेकार में नष्ट होगा। व्यथा से पूर्ण अपनी कहानी सुनाने का यह उचित समय नहीं है, क्योंकि मेरी पीड़ा जीवन के विषम परिस्थितियों के थपेड़ खाकर थक हाकर शांत भाव से सोई हुई है। मैं जीवन के कष्टों, पीड़ाओं एवं कमियों को बहुत सहन करते करते थक चुका हूं। अपने बारे में मैं अब कुछ नहीं बताता हूं। अपने बारे में मैं अब कुछ नहीं बता सकता हूं। यह पंक्ति के साथ यह चैप्टर क्या होता है मित्र? समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है। तो सवाल है, बताइए इस पंक्ति के माध्यम से कवि स्वप्न देखते हैं। स्वप्न का मतलब क्या हो गया? स्वप्न का मतलब क्या हुआ जी? सपना। सपना में वो क्या देखते हैं? तो सपना में वह सुख को देखते हैं, सुख को देखते हैं, और सुख को देखते तो हैं लेकिन सुख को सिर्फ देखते हैं। कहने का मतलब है होने से पहले वह गायब हो जाता है। कवि का मृत्यु कब होता है? 48 साल की उम्र में। कवि का मृत्यु कब हो जाता है? तो 48 ईयर की आयु में, एज में, 48 वर्ष की उम्र में। और आपको बता दूं कवि का जन्म कब हुआ था? 1889 में। बोली 1889 में, 1889 में। और यह जीवित कब तक थे? 1937 तक। तो ये जन्म था, ये मृत्यु था, और इस यहां से सवाले जो है इतना ही पूछा जाता है। यहां से सवाले मतलब पूछा जाएगा कवि का हृदय कैसा है, अपनी परिस्थितियों को क्या बताना चाहिए, किसी से के साथ अपनी परिस्थितियों को शेयर करना चाहिए, अपने बारे में, अपनी दुख दर्द पीड़ा को। कवि जयशंकर प्रसाद की जगह आप होते तो क्या करते? हम होते तो भाई हम भी नहीं लिखते। क्यों लिखें? आजकल के दुनिया में तो और है, अगर सोशल मीडिया पे आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो खुद आपके दोस्त यार आपको लाइक फॉलो नहीं करेगा, नहीं सब्सक्राइब करेगा।
पता नहीं क्यों, और आपका सेम कंटेंट को कोई और कर रहा है, उसको लाइक शेयर एंड बढ़ावा देगा। बस यही है, अपना से समर्थन नहीं मिल पाता है आजकल। जो अपनी उम्मीदें रहते हैं उनसे ही समर्थन नहीं मिल पाता है। तो मित्रों, आज की क्लास में हम इतना ही, बाकी की क्लास हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगला चैप्टर देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आप अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, बताएं। यहाँ पे VSR अड्डा पे कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। और हाँ, मेरा प्लेलिस्ट में जा करके मेरा एक एक वीडियो को देखना ना भूले। व्याकरण एक ऐसे, जैसे कि आप अभी तक उस व्याकरण को पढ़े ही नहीं होंगे, उस तरह व्याकरण नहीं पढ़े होंगे, ये मेरा 100% दावा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, तैयारी को अच्छे से अच्छे करते रहिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास।